हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. So let's start. Let's read the first question. The first question is how Newton's third law is helpful in the movement of rocket. हमारे स्पेस में जो रॉकेट्स जाते हैं वो रॉकेट का जो मूवमेंट होता है वो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के हेल्प से ही होता है. लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. सी, अगर आपके पास एक रॉकेट है, मैंने एक रॉकेट का रफ सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है. रॉकेट के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली? रॉकेट के अंदर आपका एक फ्यूल चैम्बर होता है जिसमें कि फ्यूल इज बर्न्ड, जिसके वजह से जो आपके पास फ्यूल के फॉर्म में वहां गैसेस होते हैं. ठीक है, गैसेस आर देयर आर सम गैसेस व्हिच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ व्हिच आर गोइंग टू एक्ट एज फ्यूल. Now when those fuel is burned, the gases are burnt. Those gases at extremely high pressure, they are supposed to be expelled out of the rocket. रॉकेट के यहाँ नीचे एक नोजल होता है. इस नोजल से उस हाई प्रेशर गैसेस को हमने एक्सपेल आउट करना होता है. राइट, दे हैव टू बी सेंट आउट ऑफ द rocket. So this work is performed by the rocket. Rocket is going to exert a very large force on these gases which are supposed to be expelled out. तो जो आपके पास outgoing gases होती हैं, they are outgoing gases because the rocket is exerting a force on them. So the force which is exerted on the gases from the side of rocket, that is going to be acting as action. वो आपका action की तरह काम करेगा. और ये gases जिनके ऊपर एक एक्शन एक्सर्ट किया जा रहा है, एक फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ रॉकेट, इन टर्न दीज गैसेस आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन रॉकेट. जो रिएक्शन है वो दूसरी बॉडी फेस करेगी. एक्शन गैसेस ने फेस किया, गैसेस का रिएक्शन रॉकेट फेस करेगा. सो अ रिएक्शन विच इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द रॉकेट. रॉकेट पे वो फोर्स एक्ट करेगा क्योंकि गैसेस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा था दैट वाज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जो फोर्स एज अ रिएक्शन रॉकेट पे एक्ट करेगा दैट फोर्स विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. राइट, सो दिस फोर्स, दिस अपवर्ड फोर्स which is going to act on the rocket from the side of the gases, this is going to serve as the reaction, and this is going to serve as the force which is going to take a rocket in the upward direction. So this is how the rocket moves in space. This is how it goes up. Right? चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. A ball striking the ground bounces back, that is goes up. Explain what is the reason behind this observation, that whenever you have a ball or something like that, any object of that kind, suppose that strikes the ground surface. ऐसा होता है हमारे पास. Suppose there's an object like ball which is made to strike the ground surface, then after striking the ground surface it tends to go up. वो स्ट्राइक करने के बाद ऊपर चली जाती है. नाउ व्हाट मेक्स इट गो अप? वो क्यों जाती है ऊपर? वो एक बार स्ट्राइक करने के बाद वहां क्यों नहीं रुक जाती? उसका दोबारा से ऊपर जाने का टेंडेंसी क्यों रहता है? वो इसलिए रहता है, दिस ऑब्जर्वेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. क्यों? क्योंकि आपके पास जो बॉल है, व्हेन इट इज गोइंग टू स्ट्राइक the ground, the ball is going to exert a force on the ground. जो बॉल है उसने आपके ग्राउंड को एक सर्टन अमाउंट से प्रेस करना है, एक सर्टन फोर्स से प्रेस करना है. और वो फोर्स क्या है? वो फोर्स उसके खुद के वेट के बराबर है. उसने अपने वेट से ही उस पर भी फोर्स एक्सर्ट कर देना है अपने वेट के बराबर. ठीक है. नाउ सिंस देयर इज अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड, द ग्राउंड विल ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉल. तो जो बॉल है, बॉल ने ग्राउंड पे फोर्स एक्सर्ट करा और अब ग्राउंड बॉल पे फोर्स एक्सर्ट करने वाली एज अ रिएक्शन. वो रिएक्शन आपकी बॉल को ऊपर लेके जाता है. तो ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि हम कोई चीज नीचे थ्रो करेंगे, समथिंग लाइक बॉल, इफ यू आर गोइंग टू थ्रो इट डाउन, व्हाई इट टेंड्स टू राइज अप, दिस इज द रीजन व्हाई इट टेंड्स टू राइज अप. कि आपके पास जो ग्राउंड है वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन उस ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करता है जिसने एक एक्शन एक्सर्ट किया उस पे. ओके. Next question is, comment on the statement. The statement is, the sum of action and reaction on a body is 0. एक statement दी गई है, the sum of action and reaction on a body is 0. इसके ऊपर हमें comments देने हैं अपने. क्या ये statement सही है, गलत है, क्या है? So according to me the statement is wrong. ये statement आपकी गलत है. ठीक है. इस question का आंसर आएगा, the statement is wrong. Why is it wrong? क्यों गलत है ये?
सिंपल सी बात है, ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑन अ बॉडी। तो पहली बात तो ये है कि एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पे, ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे एक्ट करते ही नहीं है। आपका एक्शन किसी दूसरी बॉडी पे होगा और आपका रिएक्शन किसी दूसरी बॉडी पे आएगा, ठीक है। तो जब एक्शन और रिएक्शन दो अलग बॉडीज पे आ रहे हैं तो उनका सम किया ही नहीं जा सकता। बिकॉज देखो, आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे एक साइड से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ F1 और एक फोर्स में इस पे इस साइड से अप्लाई कर रही हूँ F2, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट पे दो दिशा से दो फोर्सेस एक्ट करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन हम इन सम, ये जो आपके पास फोर्सेस हैं विच आर वेक्टर क्वांटिटीज, हम इनको वेक्टोरियली सम अप करते हैं, हम इनको वेक्टोरियली ऐड करते हैं। अब अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास ये जो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इन फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। देखिए, अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं जो कि पैरेलल हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं, तो इनके बीच में जो एंगल रहेगा दैट विल बी 0 डिग्री। इफ देयर आर टू फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग इन वन डायरेक्शन, देन द एंगल बिटवीन द, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में क्या एंगल होता है, अगर आपने मैथ्स में लाइंस के बारे में पढ़ा है, पैरेलल कोई चीजें हो रही होंगी उसके बीच में 0 डिग्री का एंगल रहेगा, तो 0 डिग्री का एंगल है इसके बीच में। दैट मीन्स अगर दो फोर्सेस आपकी इस तरह से हैं, अगर दो फोर्सेस इस तरह से एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं, it's such that the angle between the two forces is 0 डिग्री। तो आपके पास जो सम या जो इसका टोटल रहेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू सिंपली F1 प्लस F2। द रिजल्टेंट फोर्स विल बी सिंपली द एडिशन ऑफ द टू फोर्सेस अगर उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है। F1 प्लस F2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर फोर्स F1 एंड F2 रिस्पेक्टिवली। अब आपके पास इस तरह के जो फोर्सेस हैं विच आर कमिंग एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे दो फोर्सेस के बीच में, ऐसे दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री कंसिडर किया जाता है। इट इज 180 डिग्री बिकॉज दे आर एक्टिंग एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास ऑब्जेक्ट पे आपको नेट फोर्स निकालना है, माने नेट कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो फोर्स विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू फोर्सेस, दैट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। देखिए, आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये सिचुएशन है तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। आपके पास या तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स काम कर सकता है F1 माइनस F2 फ्रॉम F1 टू F2, या आपके पास फोर्स एक्ट कर सकता है F2 माइनस F1 फ्रॉम F2 टू F1, या आपके पास फोर्स एक्ट कर सकता है 0 इफ योर F2 इज इक्वल टू F1। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है एंड टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन इट सच दैट दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री बिटवीन देम, there is an angle of 180 degree between them which exists when two actors are exactly opposite to each other, right? So these are opposite vectors. अब क्या होगा कि इनके ऊपर जो नेट फोर्स काम करेगा, नेट माने कुल मिला के कितना फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से पुश मिल रहा है उसको, तो इसका मतलब कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी। एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर जब दो फोर्सेज या दो से ज्यादा फोर्स काम करते हैं, दो या दो से ज्यादा फोर्स काम करते हैं, तो हम नेट फोर्स नाम की एक क्वांटिटी निकालते हैं। हम ये नहीं, देखिए इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि इस ऑब्जेक्ट पे F1 काम कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे F2 काम कर रहा है। काम तो दोनों कर रहे हैं, पर इफेक्ट किसका आ रहा है, इफेक्ट क्या आ रहा है उसके, मतलब वो जो चेंज ऑफ स्टेट शो करेगी वो किस फोर्स के तहत शो करेगी। क्या वो F1 की वजह से शो करेगी, F2 की वजह से शो करेगी, या F1 और F2 के कलेक्टिव एफर्ट की वजह से शो करेगी। तो इसमें जो भी स्टेट चेंज आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा। तो आपके पास क्या है, अगर F1 एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है, देखिए आपके पास अगर F1 बड़ा है F2 से, अगर F1 बड़ा है F2 से, तो आपके पास नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे काम करेगा F1 माइनस F2 फ्रॉम F1 टू F2। F1 अगर एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है F2 के कंपैरेटिवली, तो वो अपनी ही दिशा में उसको चला देगा, उस ऑब्जेक्ट को। कितने अमाउंट से चला पाएगा? F1 अमाउंट से नहीं चला पाएगा, F1 माइनस F2। F1 तो वो खुद है, उसमें F2 का अमाउंट सब्ट्रैक्ट करके जो बच जाएगा उतने अमाउंट से वो अपनी ही दिशा में उस ऑब्जेक्ट को मूव कर देगा।
दैट मीन्स द फाइनल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट विच विल बी अलॉटेड टू दिस ऑब्जेक्ट विल बी अलोंग F1, क्योंकि F1 एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है, ठीक है ना। आप दो लोग अगर किसी एक चीज को पुश करेंगे तो जो ज्यादा जोर लगा देगा वो अपने डायरेक्शन के अलोंग उस चीज को मूव कर देगा। लाइकवाइज आपके पास सेकंड केस है, अगर आपका F2 बड़ा है F1 से, अगर F2 ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है, देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट विल बी F2 minus F1 from F2 to F1. F2 minus F1 will be the magnitude of the force which is acting on it, and the direction of that net force would be in the direction of the stronger force. तो आपके पास स्ट्रॉन्गर फोर्स हो गया F2, तो दैट मीन्स जो ये नेट फोर्स है इसको डायरेक्शन कौन सी अलॉट होगी, along F2, that is from F2 to F1, that will be the direction of the net force. और अगर आपके पास दोनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, अगर वो फोर्सेस आपके बराबर हैं, दोनों सेम स्ट्रेंथ के फोर्स हैं, तो नेट फोर्स जो एक्ट करेगा वो होगा 0, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट जहां था वहीं रहेगा, विच शोज कि ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं आता अगर उस पर कोई इफेक्टिव फोर्स या नेट फोर्स ना काम कर रहा हो। तो यहाँ फोर्सेस तो एक्ट कर रहे हैं दो इंडिपेंडेंटली, बट उन दोनों फोर्सेस में से एक भी फोर्स कुछ इफेक्ट नहीं ला पा रहा, बिकॉज इट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द अदर फोर्स, because it is being counterbalanced by another force of equal strength which is coming from the opposite side, right? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट पे, इस एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर मल्टीपल फोर्सेस काम करेंगे तो वो मिलके इसके स्टेट को डिसाइड कर सकते हैं। मतलब उन फोर्सेस की कैंसिलेशन भी हो सकती है, वो फोर्सेस ऐड भी हो सकते हैं, वो फोर्सेस का कुछ ऐसा भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन करके कुछ एक नेट वैल्यू आ सकती है। पर इसमें सबसे जरूरी क्या था कि वो दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर काम करें, दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग इन इट। लेकिन यहां पर इस सिचुएशन में कहा जा रहा है एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस तो एक ऑब्जेक्ट पे काम ही नहीं करते, तो वो कैंसिल कैसे करेंगे एक दूसरे का इफेक्ट। एक्शन किसी और बॉडी पे है, रिएक्शन किसी और बॉडी पे है, उन दोनों को आप सम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। उन दोनों फोर्सेस का सम किसी और फोर्स के साथ किया जा सकता है जो कहीं और किसी और ओरिजिन से आ रहा हो, लेकिन एक एक्शन फोर्स अपने ही रिएक्शन को कैंसिल नहीं कर सकता कभी भी, राइट। सो द स्टेटमेंट होल्ड्स रॉन्ग। Why? Because this statement is not true. The action and reaction forces can never act on the same body, and this is why they can never cancel each other. They can never cancel each other, so that the net force is 0. तो उनका सम टोटल कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। चलिए जी, योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, दैट इज दिस वन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है which is hung from the ceiling with the help of a string. तो हमने एक स्ट्रिंग ले लिया है, उससे आपने एक सर्टन ऑब्जेक्ट को बांध दिया है, and that is hanging from the ceiling through this weight. तो knowing this information आपको क्या निकालना है, आपके पास एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, that is the weight of this object. इस ऑब्जेक्ट का जिसका कुछ एक मास है उसका कुछ एक वेट भी होगा। तो आपके पास वेट दिया गया है 25 न्यूटन्स में, ठीक है। केजीज में हमारे मासेस को एक्सप्रेस किया जाता है, केजीज में, ग्राम्स में, और उसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास वेट आ जाता है, और वेट का यूनिट आपका न्यूटन होता है, ठीक है। तो आपके पास वेट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आई मीन जो हम नॉर्मली यहां से एक mg शो करते हैं ना, ये जो हम mg शो करते हैं विच इज नथिंग बट द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, उस mg का वैल्यू यहां मेंशन किया गया है एज 25 न्यूटन्स, right? Now, knowing this information, you have to find what is the force exerted by part 1 block on the string. अब इस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट कितना है, 25 न्यूटन्स का। हमसे पूछा जा रहा है कि ये ब्लॉक स्ट्रिंग पे कितना वेट एक्सर्ट करती है। सिंपल सी बात है कि ये अपने वेट के वजह से, ड्यू टू इट्स ओन वेट, इट इज पुलिंग द स्ट्रिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हम ये वेट हटा दें तो आपका जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल लूज आ जाएगा, मतलब उस पर कोई वेट नहीं एक्सर्ट हो रहा होगा, लेकिन इस वेट के वजह से दैट स्ट्रिंग इज बीइंग पुल्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो the amount of the force which is exerted by the block on the string is also 25 newtons. जितना इसका वेट है, अपने वेट के वजह से ही वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो अपने वेट के वजह से ही उसको पुल कर पा रहा है। तो the amount of the force which is exerted by the block on the string is going to be nothing but 25 newtons. 25 newtons के फोर्स से ही वो उसको पुल कर रहा है। सेकेंड है, what is the force which is exerted by string on the block. अभी स्ट्रिंग कितना एक्सर्ट करेगी,
सिंपल सी बात है, आपने जितना वेट ब्लॉक आपका स्ट्रिंग पे एक्सर्ट करेगा, स्ट्रिंग भी उतना ही वेट ब्लॉक पे एक्सर्ट करेगी. दिस इज एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, राइट. तो आपके जो ब्लॉक ने स्ट्रिंग पे एक्सर्ट करा वो एक एक्शन था, और जो स्ट्रिंग ब्लॉक पे एक्सर्ट करेगी वो उसका रिएक्शन था. अब third part is just saying that what is the name of those forces. I mean, it is asking us to name them and show them in the diagram. Diagram में इस forces को आपको show भी करना है और आपको name भी करना है. तो जो force आपका block, the force which is exerted by block on the string, उसको क्या बोलते हैं? What is the force which is exerted by the block on the string? उसको हम क्या बोलते हैं? What is that force? उसको हम बोलते हैं weight, right? So that means the amount of the force which is exerted by the block on the string is nothing but the weight. क्योंकि वो force उसके weight की वजह से ही है, तो उसको हम weight नाम दे देंगे. And that is going to act in the downward direction. वो downward direction में act कर रहा है. जो दूसरा force है part B में, string on the block, the amount of the force which is exerted by string on the block, that is acting in the upward direction. And what is the name of that force? The name of the force is tension. ठीक है, तो जो फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हमने इंडिकेट करना है वो टेंशन है. एंड टेंशन इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक एज अ रिएक्शन, राइट. एंड दिस फोर्स इज क्लियरली एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. वो आप डायग्राम में शो कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, राइट. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाय.